निर्भया केस की जो पहली सूचना है वो आपको कैसे मिली? आप कहाँ थे? अच्छा। मैं निर्भया का केस मैं बेसिकली घर पे था, क्योंकि बहुत रात की बात थी, 2 बजे के आसपास की बात है। वैसे तो यूजुअली लेट ही जाते हैं 11 बजे के बाद ऑफिस से, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है। उस दिन भी ऐसा ही था, तो मैं घर पे ही था और वहीं से जैसे शायद मैडम को उनके किसी स्टाफ ने जो है उनको इंटीमेट किया था कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने इमीडिएटली अप्रिशिएट कर लिया और मुझे इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन किया कि जल्दी से जो है आप सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे। बस मैं किसी की जो है इधर-उधर से गाड़ी ली उस टाइम और फिर एकदम से किसी को साथ बुलाया और उसके बाद उसी टाइम में ऑलमोस्ट 2 बजे के 2 सवा 2 बजे के आसपास रात को ही सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ विक्टिम से बात हुई, वहीं मैडम थी और भी जो विक्टिम रिक्वायर्ड। से आपकी बात हुई? मतलब आप थे हाँ, वहाँ पर? यस। अवनिंदर पांडे जो थे उनसे वहीं पर बात हुई, जो क्योंकि लड़की निर्भया से? लड़की जो है वो ऑलरेडी अंडर सर्जरी थी, माइनर सर्जरी थी, हुँ। तो उससे बात नहीं हो पाई थी। वो फिट फॉर स्टेटमेंट भी नहीं थी, तो उससे हम बात नहीं कर पाए थे। लेकिन अविंद्र पांडे की जो है वो इंजर्ड था, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में था कि वो बात कर सकता था। उसने जो भी अवेलेबल हमारे पास इंफॉर्मेशन रात को दी, जो चीज़ दे सकता था वो सारी की सारी हमने उस टाइम नोट की। उसी टाइम पुलिस जो है उसको जो टीम्स बनाई हमने और भी 5-7 ऑफिसर्स को बुलाया वहाँ पर। यही एक इसका खूबसूरत पहलू था कि इमीडिएटली एप्रिशिएट करके और सारी की सारी चीज़ों को उसी वक्त रात से ही स्टार्ट कर दिया कि भाई हमारे पास एक ही क्लू था उस टाइम। एक कॉन्ट्रैक्ट कैरीज बस में 6 लड़कों ने इनके साथ ये ऐसा इंसिडेंट किया है, इतना खराब इंसिडेंट किया है और ऐसे किया है, वो हमारे पास चीज़ें पता लगी। तो हमारे पास पहला एक क्लू था कि वाइट कलर की कॉन्ट्रैक्ट बस है, वही एक है जो क्लू था और उसी के ऊपर हमने रात से स्टार्ट कर दिया। बल्कि जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बस उस एरिया में खड़ी थी, जाते वहाँ पर देखते कि भाई पीछे किसी का क्या नाम लिखा हुआ है। ऑनर का नाम लिखा रहता ना यूजुअली, ऑनर के नाम से हर एक को कह रखा था वो पीछे से नाम पढ़ो, उसको ऑनर को कॉल करो कि उसके फ्लीट में कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ बाहर हैं, कौन सी गाड़ी लेट आई है, कोई उसके ड्राइवर ऑपरेटर गायब हैं क्या। वो सारी की सारी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। एक 320 या 370 की लिस्ट जो है हमने सुबह सुबह वहाँ से बुला ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से उसका। और फिर उसके बेसिस पे एक डिजिटल जो रूट हमें उसने बताया थी कि ऐसे ऐसे गाड़ी घूमने के चांसेस हो सकते हैं, या जहाँ लड़के और उसको लड़की को डाला गया था वहाँ पर जो है जो सीसीटीवी फुटेज थे, वहाँ पर एक पूरी एक टीम हमारे स्पेशल स्टाफ की उसको स्कैन करती रही। और भी बहुत सारी टीमें लगी, स्कैनिंग में एक पर्टिकुलर व्हीकल हमें मिला और व्हीकल को जैसे ही उसने आइडेंटिफाई किया, अवनिंद्र पांडे ने, जो विक्टिम था हमारा दूसरा, उसने आइडेंटिफाई, हाँ जी ये व्हीकल हो सकता है। उस पर उस आइडेंटिफिकेशन करने के बाद एक यादव नाम निकल के आया और बहुत सारी उसके डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्लैरिटी आ गई। उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे फिर हमने जो लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी थी उसके बेसिस पे हमने चलाई और फिर गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, बहादुरगढ़ इसके जो एरिया थे उसमें वो फर्स्ट, और वो 4 बजे तक हमारे को बस जो है वो नोएडा घूम के छोड़ के सवारियों को वापस आके जैसे रविदास कैंप में खड़ी हुई तो वहाँ पर उसको ले लिया गया। वहाँ पर फर्स्ट जो हमारा राम सिंह जो था इसमें जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, वो गाड़ी उसके साथ हमें मिला और वहीं पर अरेस्ट करके फिर आगे इसमें कार्रवाई चलाई। आपने अक्यूज से पूछताछ करी हुई इन सब से। क्या माइंडसेट था उनका? मतलब इतना हीनियस क्राइम, पूरा दुनिया हिल गई थी। क्या वो कैरेक्टर क्या था? रिमोर्सलेस। उसको मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी नहीं था कि वो फर्स्ट टाइमर लग रहा है। टोटली रिमोर्सलेस। उसको कोई बहुत ज्यादा ऐसी चिंता नहीं थी कि उसने क्या किया है, कितना हीनियस ढंग से किया है और क्यों किया है, क्या वजह रही है। ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रही थी। मतलब उस टाइम उसको देख के ऐसा लग रहा था, जब पकड़ा गया तो इतना बड़ा इंसिडेंट होता तो हर आदमी डरता है बाहर था, वो अपनी गाड़ी में ही आराम से रह रहा था। रात को इंसिडेंट हुआ और अगले दिन 4 बजे अपनी गाड़ी में ही गाड़ी को धो धुआ के आराम से वहाँ बैठा। पूरा दिन में वो करके भी आया था, सवारी लेके अपनी नोएडा छोड़ के भी आया था रूटीन में। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा को रिमोर्सफुल था। हो सकता है जो फर्स्ट टाइमर 1-2 लड़के जो बाद में पकड़े गए उनको थोड़ा सा ज़रूर ये चीज़ फील हुई थी, या जब पुलिस में पकड़े गए तो रियलाइज़ हुआ था कि यार हमने बहुत बड़ा हमसे ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन राम सिंह जो पर्टिकुलरली था जिसने बाद में सुसाइड की थी, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा रिमोर्स नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब वो कह सकते हैं टोटली एक फ्रस्ट्रेटेड लॉट था जिसका कि अपने आगे जेंडर के प्रति, विमेन फीमेल जेंडर के प्रति कोई भी रिगार्ड्स या कोई भी उसको इस टाइप की कोई परवाह थी नहीं। ये उस टाइप का करैक्टर था।
गुस्सा नहीं आ रहा था आप लोगों को जो आप बहुत देखो, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, ऐसा तो नहीं होता है गुस्सा, लेकिन साथ साथ ट्रेनिंग भी है, पुलिस की ट्रेनिंग भी है। तो और इमोशनल जो है चीज़ों को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम ही इन्वॉल्व हो जाएंगे उन सारी चीज़ों में, हम ही जो है मारपीट करने के सिचुएशन। हमें तो देखो प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी है। वो 4-5 जो एक्यूज थे उनको किस ढंग से पब्लिक ढूंढ रही थी, पब्लिक मारने की कोशिश कर रही थी, और हम उन अक्यूज को बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे एज ए ह्यूमन बीइंग, कि भाई इनके साथ पता नहीं क्या कर दें। ठीक है, घर भी जाएं तो भी यही सवाल, क्या क्या कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ लीगल ड्यूटी की उनको बचाने का भी काम हमें ही करना पड़ रहा था। तो उस जद्दोजहद में जब पुलिस ऑफिसर रहता है ना, वो सबसे स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस होते हैं हमारे लिए, कि हमें अपना काम भी करना है, एक लीगल जो हमें ड्यूटी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूशंस की जो शपथ खाई है उसमें क्या रिक्वायर्ड है वो भी करना है, और दूसरी तरफ एज ए ह्यूमन बीइंग जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो भी, चाहे कलकत्ता हो चाहे को, हर आदमी को, हर पुलिस ऑफिसर्स को फील जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी का कहीं हम इंपोर्ट करके लाए गए हैं, कि हमें सिंगापुर से या कहीं अमेरिका से ये पुलिस के लाए गए। वी आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम सोसाइटी। ठीक है, वी आर आल्सो प्रोन टू ऑल दोज इमोशनल्स जो है ब्रेक डाउन्स। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ में।